हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। So now the topic which you're going to discuss in a simplified way or a simplified manner is basically the topic which is correlated to chapter number 3, chapter number 4 and also partially chapter number 5. This chapter is basically related to genes. जब आप genes की बातें करते हो तो आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो genes होते हैं वो उनका expression किस तरीके से होता है, और एक्सप्रेशन के साथ साथ में आपको जब जीन्स की स्टडी करनी होती है, जब आप जीन्स की पढ़ाई करते हो तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जीन्स की पढ़ाई करते 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 कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर के जनरेशन कैसे होगी वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आपके पहले के जमाने पे लोग कैसे थे, मतलब आपके पापा और मम्मी और पापा मम्मी के भी पापा और मम्मी, इन सब को आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कि आप अपने बचपन में या आप अपने यूथ में कौन से कैरेक्टर्स को लेकर पैदा हुए थे। ओके, नॉट जंपिंग आउट ऑफ द टॉपिक, डायरेक्टली जो रहूंगा मैं आपको पॉइंट पे बात बताता हूं। जो जीन्स की बात करते हो तो जीन्स बेसिकली एक्सप्रेस होते हैं, और जीन्स ओवरऑल आपके बॉडी पे या आपकी पर्सनालिटी पे दो तरीके से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी जो होती है आपकी, आप जो दिख रहे हो वो आपके जीन्स की वजह से है, और जो आप नहीं दिख रहे हो वो भी आपके जीन्स की वजह से है। पर फर्क ये है, जो आपको रिजेंबल करना होता है, जो चीजें आपको दिख रही होती हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन यू. And when you talk about the recessive one, recessive characters are basically those characters which are masked, मतलब ढक लिया जाता है उनको डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो इसका मतलब आप अच्छे ही हो ना, आप बुरे भी हो, लेकिन फर्क ये है कि आपकी अच्छाई इस बुरे को ढक देती है। सिमिलरली वो उल्टा भी होता है, अगर आप एकदम गलीच और जाहिल किस्म के इंसान हो तो उसका उल्टा ये भी होगा कि आप बहुत ही दिल के साफ और बहुत ही सीधे इंसान हो। हालांकि सीधा बोलना आज के जमाने में किसी के लिए भी सही नहीं, पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज्यादा जाहिल और बहुत ज्यादा एकदम बेकार किस्म के भी इंसान रहो तो भी उसका जो अपोजिट होता है आप उसमें अच्छे हो, और वो चीजें मास्क हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। एनीवेज, लेट्स गो फर्दर टू द टॉपिक। जब आप टॉपिक पे आते हो तो एक बात याद रखना, जो जीन्स होते हैं ना जीन्स जीन्स किसी के सगे नहीं होते। जीन्स जो होते हैं उनका काम खाली एक ही होता है, और उनका जो काम होता है वो चीजों को बताना, चीजों को एक्सप्रेस करना, चीजों को जताना। हालांकि यहां पर भी इसका डुअल नेचर काम आता है, जैसे वो चीजें जो आप लोग बता सकते हो जिसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, और वो चीजें जो आप लोग छुपा सकते हो जिसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं। एनीवेज जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको बेसिकली 4 नाम याद रखने पड़ेंगे। यहां पर 3 लिखा है, एक और मैं अभी लिखने वाला हूं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट रहेगा। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली द साइनॉप्सिस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन अ बटरफ्लाई, synopsis of study between not a butterfly but basically a fruit fly जिसको हम लोग ड्रोसोफिला melanogaster बोलते हैं। उसके बाद में आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था दैट्स बेसिकली टू कंफर्म अबाउट द प्रोटीन कोटिंग। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको ये टॉपिक पे आऊंगा तब बताता हूं। उसके बाद में सॉरी, जो थर्ड नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, एवरी, मैक्लियॉयड एंड मकार्टी, ये 3 नाम, ये तीनों साइंटिस्ट ने जुगलबंदी करने के बाद में ये कंफर्म किया था कि तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे अगर कोई कैरेक्टर्स पास होते हैं, दैट्स only and only because of genes, that's only and only because of genes। और उसके बाद में लास्ट में जो आते हैं नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो है हर्शी, सिरप नहीं, साइंटिस्ट हर्शी एंड चेस। ये आपका फाइनल नाम होगा थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में। अगर आपने इन्हीं 4 नाम को ढंग से पढ़ लिया, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी एक्सपेरिमेंट और हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, तो आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का आपने 40 to 60% कवर कर लिया है। बस फर्क ये है, उसमें आपको देखो समझ में ये आना चाहिए कि ये जब जीन्स बोलते हो ना, तो थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड पार्शियली फिफ्थ 2, ये तीनों चैप्टर आपके जीन्स से ही रिलेटेड हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। Chapter number 5 is indirectly related to chapter number 3 and 4. Anyways,
डायरेक्टली विल जंप ऑन द एक्सपेरिमेंट्स गिवन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको दिया हुआ है वो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज बेसिकली ऑन अ फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब जब आप ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करते हो तो उसके पास अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग ट्रेड्स को इन्होंने नाम दिया है। अलग अलग ट्रेड्स को आप सिंपल वर्ड्स में कैरेक्टर्स बोल सकते हो। अलग ट्रेड्स, अलग कैरेक्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला जो होता है वो होता है वाइल्ड टाइप, और दूसरा जो होता है वो नॉर्मल टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब वो जो जंगली होते हैं, हिंट है ये, आगे काम आएगा। और दूसरा जो टाइप होता है वो नॉर्मल टाइप होता है, मतलब वो जो जिसमें होता है ना कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल रखा गया है चीजों को, तो वाइल्ड टाइप होता है और एक नॉर्मल टाइप होता है। अब उसके अंदर आपके विंग्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फ्लाई की बात करते हो, जब आप मधुमक्खी की बात करो या मक्खी की बात करो, तो सबके पास पंख होते हैं। यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में अलग अलग टाइप ऑफ विंग्स देखे गए थे। अब अलग अलग टाइप ऑफ विंग्स अगर आपको याद हो गए तो आपने ये एक्सपेरिमेंट क्रैक कर लिया। जो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको विंग के टाइप्स याद होने चाहिए, जैसे नॉच्ड विंग्स, नॉर्मल विंग्स, विंगलेस, एक बिना विंग के भी फ्लाई होती है, उसके बाद में क्रूकेड विंग्स। ये अलग अलग टाइप ऑफ विंग्स हैं। हाँ, नॉर्मल, निक्ड, नॉच्ड, स्ट्रैप, वेस्टिजियल। नॉर्मल, निक्ड, नॉच्ड, स्ट्रैप, वेस्टिजियल। ठीक, अलग अलग टाइप के विंग्स होते हैं। अब अलग अलग टाइम्स पे सबसे पहले आपका नॉर्मल विंग आता है। नॉर्मल विंग के बाद में आपको एक और टाइप आता है जिसको हम लोग निक्ड विंग बोलते हैं। उसके बाद में नॉच्ड विंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद में क्रूकेड विंग्स भी बोलते हैं। ये सारे विंग्स के टाइप आपको खाली एक फ्लाई में मिलता है, और उस फ्लाई का नाम या उस फ्लाई का साइंटिफिक नेम जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कॉमन नेम में लिख देता हूं क्योंकि अमरूद को गुआवा बोलने में हमें शर्म आती है, और लैंग्वेज की बात तो खैर जाने ही दीजिए। फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई की बात कर रहा था। फ्रूट फ्लाई पे हम लोग विंग के टाइप्स। अब विंग के टाइप्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमको ये प्रूफ करने को बताना था कि जो तुम्हारा F1 जनरेशन है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ओ आप लोग तो गवार भी हो। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब होता है हमारे बच्चे, और जब F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे बच्चों के बच्चे, मतलब हमारे पोते। ख्वाब देखो, अच्छी बात है, देखना अच्छी चीजें होती हैं ख्वाब। जब आप F2 जनरेशन की बात करते हो दैट्स बेसिकली द सेकंड फीलियल जनरेशन, मतलब आप लोग के पोते, शादी होने के बाद के जो बच्चे होंगे उनके भी जो बच्चे होंगे वो आपका F2 जनरेशन होगा। और अगर आपको पेरेंटल जनरेशन समझना है तो आप लोग अपने माता पिता को देख लो, अपने अम्मी अब्बू को देख लो, अपने फादर मदर को देख लो, और सब रिलीजन में या सब कास्ट में या सब लैंग्वेज में आप अपने मम्मी पापा को देख लो। दैट्स बेसिकली द पेरेंटल जनरेशन विच यू कैन सी। एंड आफ्टर दैट कम्स यू, मतलब आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हो, यू आर द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। और आपके जो बच्चे होंगे वो आपके माता पिता के तो पोते हुए ना, या पोती हुई ना। Those are basically the F2 generation, जिसको हम लोग second filial generation भी बोलते हैं। तो this experiment broadly wanted to prove that the first filial generation, please note this statement, the first filial generation and the second filial generation are correlated to the parental generation। मतलब जिस तरीके के माता पिता होंगे उस तरीके के बच्चे तो होंगे ही, लेकिन बच्चों के साथ में जो बच्चों के भी बच्चे होंगे उनके भी कैरेक्टर्स दादा और दादी से, नाना और नानी से मैच करेंगे। ये आपका ये एक्सपेरिमेंट को समझाने का मोटिव था, या आप बोल सकते हो प्रूफ करने का या जस्टिफाई करने का। आई होप ये आपको मॉर्गन एक्सपेरिमेंट अब समझ में आया होगा। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट बेसिकली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं, आई मीन थर्ड चैप्टर में नहीं, फोर्थ चैप्टर में दिया हुआ है। फोर्थ चैप्टर में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी और हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये तीनों नाम जो दिए गए हैं, तीनों नाम आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। थर्ड चैप्टर में खाली मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है। अब मॉर्गन को चाहो तो देख लो, वो पेज नंबर 60 पे ले लेंगे।
12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 पे पूरा 2 पेज का प्रवचन दिया हुआ है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, वो 2 पेज आपको वही बताता है कि इसको आर कर दोगे और आर को एम कर दोगे तो कितना बड़ा आंसर बन सकता है। याद रहे, जितने भी आंसर सीखोगे आंसर्स को पॉइंट में ही लिखना है, आंसर्स को पॉइंट में लिखना है। और कुछ कीवर्ड्स जब आप पेपर लिखते हो, जब आप मॉर्गन एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना होगा। तो कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं, जैसे मॉर्गन एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो आपको वाइल्ड टाइप ये लिखना है, वाइल्ड टाइप। उसके बाद में अगर कोई दूसरा टाइप आपको, अगर कोई दूसरा पार्ट या कोई दूसरा टाइप लिखना है या कोई दूसरा वर्ड लिखना होगा तो वो होगा नॉर्मल टाइप। Anyways, moving on further, when we talk about Morgan experiment जो conduct किया गया था, that was basically a dihybrid cross. Dihybrid cross, die का मतलब होता है दो और hybrid basically is called for the characters or resemblance of the characters। और जब आप Morgan experiment की बात करते हो तो एक और word आपको याद होना चाहिए, and that's basically recombination। So when you talk about recombination basically combination के बाद आता है, मतलब जब एक चीज कंबाइन हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल as you can see I have 2 markers over here and 2 मार्कर के 2 ढक्कन आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, राइट। तो अब ये एक कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्लैक मार्कर के पास ब्लैक और ठीक है व्हाइट मार्कर के पास ब्लू। अब अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन का वापस से रिकॉम्बिनेशन करना है तो इट्स अ सिंपल कांसेप्ट, आप ब्लैक मार्कर के ढक्कन को हटाओ और ब्लू मार्कर के ढक्कन या व्हाइट मार्कर के ढक्कन को हटा के उसको स्वैप कर दो, तो ये वाले मार्कर का जो ढक्कन होगा वो यहाँ पे आ गया, ये एक रिकॉम्बिनेशन हुआ। और जो ब्लैक वाला मार्कर था उसका मैंने ढक्कन इस पे डाल दिया, मतलब ये व्हाइट वाले मार्कर पे। सो नाउ आई हैव 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। अब जब आपके कैरेक्टर्स दिखते हैं, मॉर्गन को प्रूफ क्या करना था, जब आपके कैरेक्टर्स दिखते हैं तो कैरेक्टर्स जब अलग अलग क्रोमोसोम पे दूर दूर के डिस्टेंस पे होते हैं, दे शो मोर रिकॉम्बिनेशन, मतलब उनके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशंस दिखते हैं और जो उनमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होता है दैट्स हायर देन 35%। लेकिन जब तुम्हारा क्रोमोसोम, ये तुम्हारा क्रोमोसोम हुआ, ये तुम्हारा क्रोमोसोम के 2 आर्म हुए, अब इन दोनों आर्म पे अगर एक कैरेक्टर यहां पे है और दूसरा कैरेक्टर यहां पे, तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज इज हायर देन 35%। लेकिन अगर तुम इस कैरेक्टर को यहां पे ना रख के एक ही आर्म पे रखो तो यहां पर जो आपका रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होगा इट ग्रेजुअली deletes or you can say it gradually decreases the percentage of recombination on the same arm decreases the percentage of recombination। So overall जो पूरा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था that was basically इन 3 शब्द में। सबसे पहला आपको ये 3 वर्ड्स याद रख रहे होंगे। सबसे पहला वर्ड जो रहेगा उसके अंदर आपको वाइल्ड टाइप और नॉर्मल टाइप, उसके बाद में आपको डाइहाइब्रिड और रिकॉम्बिनेशन, ये 4 वर्ड याद रखा आपने, आपके 6 से 7 पॉइंट रेडी होने चाहिए। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ इट। सबसे पहले मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था, नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। 2 पॉइंट नहीं बना, चलो एक ही बनाते हैं, आगे चलते हैं। उसके अंदर विंग के टाइप्स होते हैं, विंग के टाइप्स में आपको 2 टाइप्स, एक नॉर्मल टाइप और एक वाइल्ड टाइप। अब नॉर्मल टाइप और वाइल्ड टाइप के अंदर अगर आप और आगे डिटेल में जाओगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो क्रॉसिंग की गई थी सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर की गई थी। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 कैरेक्टर्स, 2 सेम कैरेक्टर्स या 2 अपोजिट कैरेक्टर्स का जब क्रॉसिंग करते हो दैट्स कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग के बाद में उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन, कितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनते थे, दैट्स कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। याद रखना, कुछ याद रहे या ना रहे, ये रिकॉम्बिनेशन याद रहे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इज बेसिकली एक बार जो चीज कंबाइन हुई उसको तोड़ के आप वापस से कंबाइन कर रहे हो, और इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। द मेन मोटिव, द मेन इंटेंशन बिहाइंड मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट वाज टू फाइंड वेदर द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर, मतलब किसी का भी परसेंटेज जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होता है वो एक फ्रूट फ्लाई के अंदर कितना बढ़ सकता है और कितना अलग रह सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट से एक मेन चीज या एकदम एक इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट से रह गई है उसका नाम था एक्स क्रोमोसोम। ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वी विल मूव ऑन फर्दर विद द न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आपको चाहिए कि मैं और इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं ताकि आपके जो डाउटफुल टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर होते रहे, शॉर्ट वीडियोस के अंदर ज्यादा समय ना लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बताएं कि आपको अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे और कौन से सब टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।